Hello students, welcome to our channel Platform of Geography. तो स्टूडेंट जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा जैव उर्वरक क्या होते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक हमने पढ़ा क्या है, जैव उर्वरक के कार्य हमने पढ़ा कि जैव उर्वरक किस प्रकार कार्य करता है मिट्टी के अंदर पौधों के लिए। ठीक है, और उर्वरक के हमने अवयव भी पढ़े। जैव उर्वरक के मुख्य अवयव या घटक क्या होते हैं। ठीक है, घटक यानी कि कंपोनेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने जैव उर्वरक के प्रकार भी पढ़े थे। तो हमने दो प्रकार के जैव उर्वरक कल की क्लास में कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम बाकी के जो जैव उर्वरक हमारे रह गए थे दो प्रकार के, तो उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रोफोर जैव उर्वरक। ठीक है, ये यहाँ पे वन हो गया है बाय मिस्टेक। ठीक है, ये आपका थर्ड है पॉइंट, माइक्रोफोस जैव उर्वरक। ठीक है, इस वर्ग के उर्वरकों में ऐसे जीवाणुओं का समावेश किया जाता है जो रॉक फॉस्फेट तथा मृदा में विद्यमान अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं। इससे पौधों में फास्फोरस तत्व की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो माइक्रोफोस जैव उर्वरक से क्या होता है कि पौधों के अंदर फास्फोरस तत्व की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, माइक्रोफोस जैव उर्वरक के कारण। अभी हम जैव उर्वरक के फसलों के अंदर प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, फसलों में जैव उर्वरकों के अनुप्रयोग। ठीक है, किस प्रकार जैव उर्वरक फसलों के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है सीडलिंग रूट टिप। इस विधि में क्या करते हैं यह विधि चावल की फसलों पर लागू होती है। इस विधि में क्या करते हैं कि पौधों को 8 से 10 घंटे के लिए पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, पानी के बिस्तर में लगाया जाता है, मतलब पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। ठीक है बच्चे, सेकंड आता है हमारा सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें बीजों को नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों के मिश्रण के अंदर डुबोया जाता है, फिर इन बीजों को सुखाकर बोया जाता है। ठीक है, आपके पास में एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था बीजों के उपचार से संबंधित। ठीक है, तो आप उसमें ये भी आंसर लिख सकते थे। ठीक है, तो इससे क्या जैव उर्वरक से ना सीड ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, बीजों को नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों के मिश्रण में डुबोया जाता है, फिर इन बीजों को सुखाकर बोया जाता है। ठीक है, थर्ड इसका जो वर्क होता है जैव उर्वरक का, तो वो ये होता है कि इससे सॉइल ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, जैव उर्वरकों को खाद उर्वरकों के साथ मिलाकर एक रात के लिए रखा जाता है। ठीक है, फिर इस मिश्रण को उस मिट्टी में फैला दिया जाता है जहां हमें बीज को बोना होता है। ठीक है, इससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो मिट्टी के अंदर किस प्रकार मिट्टी का
अभी हम ये पढ़ेंगे जैव उर्वरक होते हैं वो किस प्रकार मिट्टी को बेहतर बनाते हैं। ठीक है। जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के बदले उपयोग करने के लिए ही बनाया गया है जो पौधों के लिए हानिकारक थे। ठीक है। कौन से उर्वरक हानिकारक थे पौधों के लिए? रासायनिक उर्वरक। ठीक है। तो जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के बदले उपयोग करने के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि रासायनिक उर्वरक पौधों के लिए हानिकारक थे। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसमें। हरित क्रांति भारत में जैव उर्वरकों के उपयोग का विचार लेकर आई। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि जैव उर्वरक किस प्रकार मिट्टी को बेहतर बनाते हैं। ठीक है। जैव उर्वरक को रासायनिक उर्वरकों के बदले उपयोग करने के लिए ही बनाया गया है जो पौधों के लिए हानिकारक थे। कौन से उर्वरक हानिकारक थे? जैव उर्वरक हानिकारक थे। ठीक है। तो इसीलिए जैव उर्वरकों को बनाया गया क्योंकि ये पौधों के लिए हानिकारक थे। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई भारत में? तो सेकंड पॉइंट है कि हरित क्रांति भारत में जैव उर्वरकों के उपयोग का विचार लेकर आई। थर्ड पॉइंट अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैव उर्वरक प्राकृतिक उर्वरक होते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है यह या तो बीज या फिर पौधों की सतहों या मिट्टी पर लगाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस को घोलकर मिट्टी के अंदर पोषक तत्व को ये बढ़ाता है या पोषक तत्वों को मिट्टी के अंदर यह जोड़ता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है यह मिट्टी में माइक्रोफ्लोरा बनाने में मदद करते हैं और इस तरह से मिट्टी को यह जैव उर्वरक बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक में तुलना। ठीक है। तो जो जैव उर्वरक होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जबकि रासायनिक उर्वरक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा जैव उर्वरक में जीवित जीव होते हैं जबकि रासायनिक उर्वरक में अत्यधिक जहरीले रसायन होते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें है जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता में सुधार का एक प्राकृतिक तरीका होता है जबकि रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग यानी कि ज़्यादा उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है जिसका जो प्रभाव होता है वो हमारे फसल उत्पादन पर पड़ता है। अभी हम जैव उर्वरक के लाभ देखेंगे। ठीक है। जैव उर्वरकों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो जैव उर्वरक का उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों के फिक्सर के रूप में किया जाता है खासकर जब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें एक जैव उर्वरक एक जीवित जीव होता है और यह मिश्रित कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर सकता है ताकि पौधों के लिए उन्हें लेना आसान हो सके। ठीक है। तो ये जैव उर्वरक का प्रमुख लाभ है। थर्ड इसमें पॉइंट है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की वजह से पौधों की वृद्धि में
पौधों की जो वृद्धि होती है उसको उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें, विकास को नियंत्रित करने के बजाय यह पौधों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, खासकर जब नए बीज विकास की बात आती है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि जैव उर्वरक से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आज की क्लास में हमने बाकी के जो हमारे जैव उर्वरक रह गए थे 2 प्रकार के, माइक्रोफोस जैव उर्वरक और नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, तो उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, उसके बाद हमने फसलों में जैव उर्वरकों के प्रयोग हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी जाना कि जैव उर्वरक किस प्रकार मिट्टी के अंदर कार्य करता है और मिट्टी को बेहतर बनाता है, जिससे कि फसल उत्पादन अत्यधिक होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक में अंतर। ठीक है, आप इसको अंतर भी बोल सकते हैं और आप इनमें इसको तुलना भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा जैव उर्वरक के लाभ। तो बच्चे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट्स बनाकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जैविक खाद, तो आप इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।